नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जो हम अभी जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही थी वो एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा को टारगेट करते हुए चल रही थी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी पात्रता परीक्षा अभी फरवरी एंडिंग में स्टार्ट होने वाली। ठीक है, तो उसको टारगेट करते हुए यानी जो सीडीपी वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे वो 30 नंबर का पूछा जाता है। तो सीडीपी की और सीडीपी एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। और अगर आप में से कोई भी राजस्थान पात्रता परीक्षा की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप यहाँ से हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिस प्रकार हम एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 कह रहे ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में रीट लेवल 1 और 2 कहा जाता है। तो चलो दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी एक दिशा में, ऑप्शन सी सतत एवं क्रमिक, ऑप्शन डी अचानक। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं क्रमिक। ठीक है, व्याख्या भी देखेंगे, व्याख्या भी लेकर हम आए हैं। बाल विकास एक सतत यानी कॉन्टिन्यूस एंड क्रमिक यानी सिक्वेंशियल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर वयस्कता तक चलती रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल विकास कैसी प्रक्रिया है तो आप क्या कहोगे, एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चे अपने निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD में सीखते हैं। ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी थार्नडाइक का सीखने का नियम, और चौथा आएगा कोल्डबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो बता दोस्तों जो ZPD यानी जो बच्चे का निकटस्थ विकास क्षेत्र है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखेंगे। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे अपनी वर्तमान क्षमता से अधिक कठिन कार्य किसी सहायक जैसे शिक्षक या माता पिता की सहायता से कर सकते हैं। इसे ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे मुख्यतः क्या सीखते हैं। ऑप्शन ए भाषा और तर्क, ऑप्शन बी संवेदना और गतियों का समन्वय, ऑप्शन सी अमूर्त सोच, और ऑप्शन डी सामाजिक नियमों का पालन। तो बता दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदनाओं और गतियों का समन्वय। यानी व्याख्या, पियाजे के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चे अपनी इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से दुनिया की समझ बनाते हैं या जो समझते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि बालक में स्वतंत्र नैतिकता यानी ऑटोनोमिस यानी मोरलिटी का विकास किसने बताया है। पियाजे ने, कोल्सबर्ग ने, बंधुरा ने या स्किनर ने। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पियाजे। व्याख्या, पियाजे के अनुसार स्वतंत्र नैतिकता 10 से 12 वर्ष की उम्र के बाद विकसित होती है और जब बच्चे नैतिक नियमों को अपनी समझ से स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि जो सृजनात्मक यानी जो क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए नकल करने की क्षमता, ऑप्शन बी नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता, ऑप्शन सी रटे हुए ज्ञान को दोहराने की क्षमता, और ऑप्शन डी अनुशासन का पालन करना। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे। यानी जो सृजनात्मक का तात्पर्य है कि मौलिक और नवीन विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रेरणा यानी जो मोटिवेशन है वो किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन बी केवल आंतरिक, ऑप्शन सी केवल बाह्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य। ठीक है, व्याख्या, प्रेरणा के 2 प्रकार होती है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला कौन सा, आंतरिक। आंतरिक यानी जब व्यक्ति खुद की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, यानी खुद के लिए कोई भी कार्य करता है तो आंतरिक आएगा। और ऑप्शन दूसरा बाह्य यानी जब व्यक्ति पुरस्कार या दबाव के लिए
तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है आंतरिक और बाह्य। ठीक है, व्याख्या इसकी देखेंगे तो प्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहली आंतरिक, यानी जब व्यक्ति खुद की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, यानी कोई भी काम अगर हम हमारे लिए करते हैं तो वो आंतरिक हो जाएगा। और बाह्य यानी बाहर के लिए। कैसे? जब व्यक्ति पुरस्कार दबाव के कारण कार्य करता है, यानी पुरस्कार या किसी दबाव के कारण जो कार्य करता है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा आएगा। ठीक है, यानी बाह्य मोटिवेशन आएगा। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न क्रमांक 7? प्रश्न क्रमांक 7 पूछ रहा है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवेश, ऑप्शन सी केवल विद्यालयी शिक्षा, ऑप्शन डी केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवेश, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपसे पूछ रहा है कि व्याख्या परिवेश यानी इन्वायरमेंटल बालक के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उसके अनुभव और ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? यानी जो अधिगम होता है, यानी जो सीखते हैं हम, उसका सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए व्याख्यान देना, ऑप्शन बी लिखित परीक्षा लेना, ऑप्शन सी गतिविधि आधारित शिक्षण और ऑप्शन डी मौखिक अनुशासन। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी। चलो व्याख्या देख लेते हैं। यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी सिद्धांत के अनुसार गतिविधि के माध्यम से बच्चे को सिखाने से वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। ठीक है, यानी कोई भी अगर तुम बच्चों को खेल खिला रहे हो, ठीक है, उसके माध्यम से खिलौने कोई दे दिया और आपने बोला कि इसको गिनो, ठीक है, और बॉल वगैरह या क्रिएटिविटी के माध्यम से अगर बच्चों को आप सिखाओगे, ठीक है, तो बच्चा जल्दी सीखेगा, यानी करके सीखेगा खुद। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेटेंट यानी कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने या वाइगोस्की ने? तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्किनर ने। ठीक है, व्याख्या स्किनर ने प्रभाव के नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट के आधार पर ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी सिद्धांत दिया, जिसमें दंड और पुरस्कार के माध्यम से सीखने की बात कही गई है। ठीक है, किसने की गई है ये बात? तो आपने कहा स्किनर ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में यानी जो पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियर नॉलेज क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए क्योंकि यह नए ज्ञान को जोड़ने में सहायक होता है, या ऑप्शन बी यह अनावश्यक है, या ऑप्शन सी यह भ्रमित करता है, और ऑप्शन डी क्योंकि यह गलत हो सकता है। बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्योंकि यह नए ज्ञान को जोड़ने में सहायक होता है। और व्याख्या देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में जो पुराना ज्ञान का आधार बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे नया ज्ञान प्रभावी ढंग से आत्मसात किया जाता है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि बच्चों के विकास में खेल की भूमिका क्या होती है? यानी जो बच्चे होते हैं उसके विकास में खेल की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन का साधन होता है, ऑप्शन बी मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है, ऑप्शन सी केवल सामाजिक विकास में सहायक होता है, और ऑप्शन डी यानी खेल का विकास में कोई योगदान नहीं। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है। अब कैसे सहायक होता है? यानी खेल बच्चों के संज्ञानात्मक यानी जो कॉग्निटिव और सामाजिक यानी सोशल और शारीरिक यानी जो फिजिकल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि जो अधिगम है यानी जो लर्निंग का क्या अर्थ है? केवल रटने की प्रक्रिया, ज्ञान का स्थायी परिवर्तन, ये केवल परीक्षा पास करने के माध्यम, या जन्मजात विशेषता? तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ज्ञान का स्थान परिवर्तन। अब कैसे? ऑप्शन बी ज्ञान का स्थायी परिवर्तन। व्याख्या देखेंगे, अधिगम एक सतत और स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसने दी थी? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी बंडूरा ने, और ऑप्शन डी वाइगोस्की ने। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंडूरा। ठीक है, और व्याख्या देखेंगे इसका, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा है कि बच्चे दूसरों को देखकर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी सीखते हैं, जिसमें मॉडलिंग या मॉडलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 14
प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि जो अधिगम में संस्कार यानी रीफोर्समेंट का का क्या 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 कार्य है, यानी अधिगम में जो संस्कार का क्या कार्य, यह सीखने की प्रक्रिया को रोकता है, यह सीखने को प्रोत्साहित करता है, या यह सीखने को धीमा कर देता है, या यह सीखने से कोई संबंध नहीं रखता है। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सीखने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी नेगेटिव जो संस्कार यानी जो रिफोर्समेंट यानी सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित थे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। ठीक है, वाक्य कोल्सबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरणों में विभाजित किया है। पहला पूर्व परंपरागत चरण यानी प्री कॉन्वोकेशनल स्टेज, दूसरा परंपरागत स्तर यानी कॉन्वोकेशनल स्टेज, और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशन स्टेज। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि सीखने में त्रुटि यानी इरोर का क्या महत्व है। ऑप्शन यह सीखने में बाधा डालती है, ऑप्शन बी यह सुधार का अवसर देती है, ऑप्शन सी यह अधिगम को रोक देती है, या ऑप्शन डी यह व्यर्थ होती है। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सुधार का अवसर देती है। व्याख्या, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें अपनी त्रुटियों को सुधारने और बेहतर सीखने का अवसर मिलता है। क्या करने का अवसर मिलता है, तो बेहतर सीखने का मिलता है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि बालक सबसे पहले किस भाषा को सीखता है। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और ऑप्शन डी स्कूल की भाषा। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। ठीक है, इसकी व्याख्या यानी बालक अपनी मातृभाषा सबसे पहले सीखता है क्योंकि यह उसके परिवेश में सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन बी समग्र विकास पर ध्यान देना, ऑप्शन सी केवल लिखित परीक्षा पर ध्यान देना, ऑप्शन डी केवल मौखिक परीक्षा पर ध्यान देना। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समग्र विकास पर ध्यान देना। व्याख्या यानी सीसीई यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का उद्देश्य केवल परीक्षा नहीं बल्कि बच्चे के समग्र विकास यानी एकेडमिक प्लस को करिकुलर पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछा है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार का क्या संबंध है। ऑप्शन ए भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन बी भाषा विचार को नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी भाषा केवल संचार का साधन है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विकास एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और भाषा विचारों को स्पर्श करती है और विचार भाषा के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है कि कक्षा में जो समावेशी शिक्षा यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना या फिर केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना या सभी बच्चों को समान अवसर देना या केवल होशियार बच्चों को आगे बढ़ाना। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर देना, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों यानी सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले को एक साथ समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, चलो यह रीट लेवल 2 2011 या CDP पेडागोजी 30 MCQ एक्सप्लेन का अंतिम 10 प्रश्न दिया है, यानी ठीक है ऐसे ही ये बीच में लिखा गया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है इनके। ठीक है, चलो ये रहा प्रश्न क्रमांक 21 यार आपसे पूछ रहा है कि जो संगठनात्मक अधिगम है यानी जो कंटेक्स्टिविटी या लर्निंग का क्या अर्थ है। यानी शिक्षक द्वारा सिखाया गया ज्ञान रटकर सीखना, छात्र का स्वयं अनुभव से सीखना या केवल पुस्तकों से सीखना। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों का स्वयं अनुभव से सीखना। यानी जो संरचनावादी अधिगम यानी कंटेक्स्टिविटी या लर्निंग यानी सिद्धांत के अनुसार
बच्चे अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और न कि केवल रट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शिक्षण पद्धति बच्चों के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। ऑप्शन पहला केवल व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन बी गतिविधि आधारित अधिगम, ऑप्शन सी केवल रटने की पद्धति और ऑप्शन डी केवल पुस्तकों से पढ़ाना। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण। व्याख्यान गतिविधि आधारित शिक्षण यानी जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को अनुभव के माध्यम से सिखाने में अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कारक बालक के सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। केवल शिक्षक या फिर केवल माता पिता या फिर कहेंगे संपूर्ण परिवेश या कहेंगे केवल पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण परिवेश। चलो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बोल रहा है कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक, माता पिता, साथी, सामाजिक और शैक्षणिक परिवेश का सामूहिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि जो सजग ध्यान एक्टिविटी अटेंशन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन है जब ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाए तब, दूसरा जब ध्यान किसी बाहरी वस्तु से भटक जाए, तीसरा जब ध्यान उद्देश्यपूर्ण और सचेत रूप से लगाया जाए, और ऑप्शन डी जब ध्यान केवल शिक्षा पर केंद्रित हो। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब ध्यान उद्देश्यपूर्ण और सचेत रूप से लगाया जाए। व्याख्या सजग ध्यान तब होता है जब बच्चा किसी विषय पर पूरी तरह से केंद्रित होकर सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अधिगम का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि यानी जो ट्रायल एंड एरर पर आधारित है। ऑप्शन ए पावला का शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी स्किनर का ऑपरेंट अनुबंधन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, और ऑप्शन डी वाइगोस्की का सामाजिक अधिगम। तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर सी थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। और व्याख्या थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिया जिसमें सीखने की प्रक्रिया और प्रयासों और अनुभवों से विकसित होती है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 26 आपसे पूछ रहा है कि बच्चों में आत्म संप्रेरणा यानी जो सेल्फ मोटिवेशन होता है विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए उन्हें बार बार डांटना चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें पुरस्कार प्रशंसा देना चाहिए, ऑप्शन सी केवल परीक्षा में अच्छे अंक देना चाहिए, या ऑप्शन डी केवल सख्त अनुशासन लागू करना चाहिए। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्हें पुरस्कार और प्रशंसा कर देनी चाहिए। व्याख्या यानी आत्म संप्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षकों को बच्चों को सकारात्मक प्रोत्साहन और प्रशंसा देनी चाहिए। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 27 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण विधियों में भाषा अधिगम यानी जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है। ऑप्शन ए केवल व्याकरण पर ध्यान देना, ऑप्शन बी गतिविधियों और संवाद पर जोर देना, ऑप्शन सी केवल लिखित और अभ्यास कराना, और ऑप्शन डी शब्दों का अर्थ बताना। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि और संवाद पर जोर देना। ठीक है, और व्याख्या देखेंगे भाषा सीखने के लिए संवाद, गतिविधि और व्यावहारिक अभ्यास पर सबसे प्रभावी होते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कारक बालकों की सामाजिकता यानी सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। केवल परिवार, केवल विद्यालय, परिवार, विद्यालय और समाज, और केवल सहपाठी। तो जब भी दोस्तों जहाँ पे केवल केवल लिखा हुआ है तो अधिकतर वो नेगेटिव क्वेश्चन होता है, और 100 में से ये मान के चलो कि 95% वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। जहाँ पे केवल आए देखते ही काट देना चाहिए। ठीक है, ये हिंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार, विद्यालय और समाज। ठीक है, चलो व्याख्या देखते हैं। बच्चे की सामाजिकता परिवार और विद्यालय, समाज और संचार माध्यमों से विकसित होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अधिगम अक्षमता यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट या उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन ए उन्हें कक्षा से अलग रखना चाहिए, नहीं। ऑप्शन बी उन्हें दंड देना चाहिए, तो आपने कहा नहीं। ऑप्शन सी उनके लिए विशेष शिक्षण विधि अपनाना चाहिए, तो आपने कहा जी हाँ। और आपने कहा डी उन्हें अनदेखा करना चाहिए, तो आपने कहा नहीं। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उनके लिए विशेष शिक्षण विधियाँ अपनाना चाहिए। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। अधिगम अक्षमता यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष तकनीक जैसे मल्टी सेंसरी मेथड, विजुअल एड्स और कस्टमाइज्ड टीचिंग से पढ़ाना चाहिए। ठीक है,
चलो आज का अंतिम प्रश्न ये रहा। तो आपका अंतिम प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? तो आपसे पूछ रहा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा यानी जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है का क्या तात्पर्य है? तो आपने का ऑप्शन है शिक्षण केवल शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षण में बालकों की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षण केवल परीक्षा पास करने के लिए होना चाहिए। या आपने का ऑप्शन डी में केवल रखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिक्षण में बालकों की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें बालक केंद्रीय शिक्षा में बच्चे की रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण किया जाता है। तो दोस्तों अब वीडियो आपको कैसे लगा, कैसा भी लगा आज के क्वेश्चन? ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस तरीके से धीरे धीरे हमारी तैयारी और अच्छे लेवल की हो जाएगी, तो हम ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी बच्चा टीचिंग और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पेडागोजी यानी कहें सीडीपी तो पूछी जाती है, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।